अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। यस मैम, स्टार्ट हो गया है। अच्छा, रोशनी ऐसे ना तो হ্যাঁ দিদি। अच्छा ठीक है। ओके, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस सीएमए का सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है। और एफएम, सीएमए का सेकेंड ग्रुप में एफएम में है, और सीए का भी एफएम में है, और जो सीएस है उन लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसमें है, ठीक है। तो नॉर्मली रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम लोग जैसे 2/3 ये अगर लिख देते हैं तो मैथमेटिकली ये क्या बन गया, ये एक रेशियो बन गया। जब हम लोग ऐसे डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो ये हो जाता है रेशियो। अब रेशियो एनालिसिस ये तो मैथमेटिकल एक फॉर्मेशन हुआ, लेकिन रेशियो एनालिसिस का काम क्या है हमारे फाइनेंस में, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा होता है, देखो ट्रेडिंग होता है, अभी तो ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसे अभी हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसपीएल होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो होता है, फंड फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट है, इसमें तो हम लोग को डेटा मिलता है, लेकिन हम लोगों को ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा जो कंपनी है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग का हेल्थ अच्छा है कि नहीं, वो तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उससे पता चलता है, ठीक है। किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो फीवर हो सकता है, किसी का लो है तो उसका दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड शुगर हो सकता है, इसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे कंपनी का प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, उसका फंड जो है वो शॉर्ट है, या फिर उसके पास उतना लिक्विड कैश नहीं है, या उसका सेल अच्छा नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो एक कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। अब ये सब प्रॉब्लम के लिए कंपनी अनहेल्दी हो सकता है, और अगर कंपनी हेल्दी है कि उसके पास कैश है, वो कैश रिच कंपनी है, तो क्यों है, इससे और भी बेटर कंडीशन में कैसे जा सकता है, ये सब के लिए हम लोग को टूल्स एंड टेक्निक यूज करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें से रेशियो एक ऐसा टूल्स एंड टेक्निक है जो हम लोग का कंपनी का जो कंडीशन है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है वो बताने में हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। लेकिन रेशियो का जो है, सिर्फ अगर कोई अपना एक रेशियो का मतलब ऐसे बता दे, जैसे देखो एक एग्जांपल बोलते हैं, सपोज दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का सेल्स है सपोज 500 और कंपनी बी का सेल्स है सपोज 100। अब अगर हम लोग को बोले कि इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसका सेल्स अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद हम लोग ऐसा डेटा दे देते हैं कि प्रॉफिट इसका है 10 और इसका भी प्रॉफिट है 10, ठीक है, तो फिर हम लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग क्यों ना, अच्छा, तो फिर देखो हम लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे कि वेट करो एक्षुनी হলো আওয়াজটা। হ্যাঁ মৌসুমী, মৌসুমী, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম।
আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো দেখো, হ্যাঁ বলো। কোন চ্যাপ্টার চলছে? রেশিও অ্যানালাইসিস। আচ্ছা ঠিক আছে। रेशियो एनालिसिस कराচ্ছি। तो देखो, जब हम लोग कंपनी ए का सेल 500 बोल रहे थे और कंपनी बी का सेल 100 बोल रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी ए में। और जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट दोनों का 10-10 बताया, तो बताओ किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम लोग को क्या लगता है किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? बी। बी में। हाँ, क्योंकि देखो अब हम लोग रेशियो नहीं, मतलब एक परसेंटेज निकाल सकते हैं। 500 का सेल करके अगर हम लोग को 10 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा देखो, 2%। और यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू क्या हो गया, 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 10%। तो देखो रेशियो हम लोग को एनालिसिस करने में हेल्प किया कि इसमें 2% का प्रॉफिट है, सेल ज्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें 10% का प्रॉफिट है। तो ये जो एनालिसिस करने का हम लोग को फैसिलिटी मिला, ये तो रेशियो ही बना ना। 2% मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2/100, ठीक है, आउट ऑफ 100 2, और 10/100 तो आउट ऑफ 100 कितना हो गया, 10। तो ये रेशियो एनालिसिस के वजह से हम लोग क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस अगर सिर्फ कंपनी ए का डाटा रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है, दो जगह हम लोग को कंपेयर करना है। अब कंपेयर रेशियो में हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। मतलब एक होता है खुद अपने साथ, अपने पास्ट रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करो कि पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना है। या फिर सिमिलर कंपनी, हमारे जैसा मार्केट में सिमिलर जो भी कंपनी है, हम लोग चाहे तो उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। तो हम लोग को रेशियो दो तरह का हेल्प करेगा, एक इंटर फॉर्म जो है चेक करना वो, और एक इंट्रा फॉर्म, ठीक है। मतलब एक खुद के पास्ट रिकॉर्ड के साथ खुद का आज का पोजीशन चेक करो, और एक होता है सिमिलर कंपनी के साथ अपना पोजीशन चेक करो। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल हम लोग रेशियो लेते हैं तो फिर वो किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो रेशियो हम लोग को इस तरह से हेल्प करेगा। अब अब हम कुछ लिखवाएंगे, तुम लोग उसको कॉपी में नोट करो। हेडिंग कर लो रेशियो एनालिसिस। हम भी लिख रहे हैं लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत होगा, हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग लिखते जाओ। रेशियो एनालिसिस। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसी को हम लोग नोट डाउन करेंगे। लिखो एब्सोल्यूट फिगर do not provide absolute figure do not provide any concrete information। इसका मतलब ये है, देखो जैसे ही मैंने सेल बताया था उससे हम लोग को कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि सेल जिसमें ज्यादा है हम लोगों को लगा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एनफ नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग डिसीजन जो लेंगे वो गलत हो जाएगा। इसीलिए रेशियो एनालिसिस हम लोग को डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा। जैसे ही पता चला सेल इतना है तो क्या हुआ, प्रॉफिट तो कम है, इसका मतलब हम लोग को दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि एब्सोल्यूट फिगर जो है वो अकेला एग्जैक्ट एक एब्सोल्यूट फिगर कभी भी हम लोग को मतलब कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग को उसे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो वंस दे आर कंपेयर्ड with related number, they provide the needed
इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग को जो मतलब हम लोग जो इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए वो हम लोग को सही सही मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, तुम लोग भी लिखो इसे। एक्स लिमिटेड नेट प्रॉफिट 40 करोड़। फिर लिखो उसके नीचे, दिस इज नॉट सफिशियंट this is not sufficient to analyze profitability of X Limited। फिर इसके नीचे लिखो फर्दर इंफॉर्मेशन सेल्स 100 करोड़, सॉरी 160 करोड़ कर दो इसे, सेल्स 160 करोड़, टोटल एसेट 120 करोड़। अब ये जो डेटा है इससे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि सफिशिएंटली क्या, मतलब सिर्फ 40 करोड़ से हम लोग कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो दो इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोगों को कि सेल 160 करोड़ हुआ है जिसके बिहाफ में प्रॉफिट हुआ है 40 करोड़ और टोटल एसेट है 120 करोड़, तो इससे हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं फॉर एक्स लिमिटेड वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद लिखते हैं दिस इज गुड एनफ इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट प्राइमा फेसिया एनालिसिस। इससे हम लोग को क्या क्या प्राइमा फेसी एनालिसिस मिलेगा वो हम लोग चेक करते हैं। ओह सॉरी, ये मिट गया। दिस इज गुड एनफ टू कैरी आउट प्राइमा फेसी एनालिसिस। दिस इज गुड एनफ इंफॉर्मेशन टू कैरी आउट प्राइमा फेसिया एनालिसिस। लिख पाए हो तुम लोग? यस मैम, लिखिए। अच्छा, तो ये जो हम लोग के पास डेटा है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट। हम लिख रहे हैं व्हाट इज द, इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द पर्पस और ऑब्जेक्टिव of
investing in asset. क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओ कि हम लोग एसेट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट 120 करोड़ दिख रहा है, तो हम लोग 120 करोड़ क्यों इन्वेस्ट किए हैं? इसका एक सिंपल सा आंसर क्या हो सकता है, हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे बताओ, ये एसेट पे इन्वेस्ट करके हम लोग को क्या मिला? प्रॉफिट। पहले सेल, ठीक है, पहले क्या बोलेंगे, एसेट में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो हम लोग को मतलब सेल के लिए हम लोगों ने एसेट में इन्वेस्ट किया और सेल हुआ तभी प्रॉफिट हुआ। और एसेट मतलब क्या हो जाता है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जिसमें करंट एसेट में स्टॉक होता है, तो अगर हम लोग स्टॉक खरीदेंगे तभी तो हम लोग उसे सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तुम लोग लिखो टू रिजल्ट इन सेल्स, आंसर बोल के लिख दो इसके नीचे ही, टू रिजल्ट्स इन सेल्स। हम लोगों ने 120 करोड़ का एसेट इन्वेस्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने 160 करोड़ का सेल किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। इन आवर एग्जाम्पल sales is how much नहीं, how many लिख दो, how many times of total asset। मतलब जो एसेट हम लोग जितने का एसेट हम लोगों ने लगाया है, सेल्स उसका कितना टाइम्स है, मतलब कितना गुना, ठीक है। रेशियो में बहुत सारे यूनिट यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज में हम लोग रेशियो बता सकते हैं, टाइम्स में बता सकते हैं, ठीक है, और यूनिट में भी बता सकते हैं, तो इसमें टाइम्स में भी बता सकते हैं कि कितना टाइम्स। तो यहाँ पर मैंने ये पूछा है कि हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग का सेल जो है वो टोटल एसेट के कितना टाइम्स है, मतलब कितना गुना है, ये बताओ कैसे निकालोगे इसे। तो बताओ क्या होगा आंसर, ट्राई करो। 1.33। हाँ 1.33 होगा, क्योंकि सेल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल एसेट, ठीक है। सेल कितना है 160 करोड़ और टोटल एसेट कितना है 120 करोड़, तो ये तुम लोग डिवाइड करके देख लो कैलकुलेटर में, 1.33 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सेल हम लोग का एसेट का 1.33 टाइम्स है। और ये जो आया, ये जो एनालिसिस हम लोगों ने किया, ये एक रेशियो है और इसका नाम है एसेट टर्नओवर रेशियो। इसके नीचे लिख दो, वी कॉल इट एसेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब सेल होता है, और सेल जैसे सेल और प्रॉफिट में हम लोग कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट सेल का कितना परसेंटेज है, उसी तरह से हम लोगों ने कितना एसेट लगाया और उससे हम लोग को कितना सेल मिला। इसीलिए पहले ही मैंने बताया, देखो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट क्या है, सेल करना, और सेल हम लोगों ने किया है तो ये तो देखना पड़ेगा कि कितना एसेट था और उसका कितना गुना हम लोगों ने सेल किया। तो हम लोगों ने 1.33 टाइम्स सेल किया, और ये जो एसेट है, ये जो रेशियो है, इसका नाम है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट मतलब जो एसेट यहाँ दिया हुआ है 120 करोड़, और टर्नओवर मतलब हो जाता है सेल, ठीक है। तो सेल और एसेट में कितना कितना गुना है सेल एसेट का, वो हम लोगों ने इससे एनालिसिस किया। इससे ये जो है, ये जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, इससे ये पता चलता है कि जो एक्स लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अपने एसेट को कितने अच्छे तरह से यूज कर सकता है
सेल के लिए, ठीक है। इससे हम लोग को ये पता चलेगा, क्योंकि हर रेशियो एनालिसिस में हम लोग को तो ये पता चलता ही है कि हम लोग ठीक पोजीशन में है कि नहीं है, और इससे मैनेजमेंट का एफिशिएंसी भी पता चलता है। तो इसके नीचे तुम लोग लिख लो, इट शोज दैट एफिशिएंसी, हम यहाँ लिखते हैं it shows that efficiency with which management has utilized total asset। मैनेजमेंट किस तरह से टोटल एसेट को यूज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल। जैसे हम लोगों ने लिखा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट, वैसे लिखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल। तो सेल का पर्पस क्या होगा, जैसे शिवम ने पहले आंसर में प्रॉफिट बताया था, तो नहीं, पहले एसेट का जो है वो पर्पस होता है सेल करवाना, और सेल करने से हम लोग को क्या मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, टू गेट प्रॉफिट। तो सेल का पर्पस हमेशा होता है प्रॉफिट करवाना। और इस क्वेश्चन में हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लिखना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है अकॉर्डिंग टू सेल्स, बताओ कितना है प्रॉफिट का परसेंटेज। ये तो सबको पता है किस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ऑन सेल निकालना है। सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया हुआ है, तुम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के बताओ। 25%। 25%, हाँ 25% होगा। तो देखो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट है 40 और सेल है 160 इंटू 100, तो हो गया 25%। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। इसे रेशियो एनालिसिस में बोलेंगे प्रॉफिट मार्जिन। वी कॉल इट प्रॉफिट मार्जिन। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये जो एनालिसिस है इससे ये पता चलता है 25% का मतलब ये होता है, अगर हम लोग का जो 100 रुपीज अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से 25 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये अगर हम लोग 100 रुपीज का सेल करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, तो
अगर 25% जो है इसे अगर एनालिसिस करें तो ये 25 डिवाइडेड बाई 100 होता है, और नीचे क्या है, सेल है, यानी 100 क्या डिनोट करता है, सेल, जबकि 25 क्या डिनोट करता है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 100 रुपीज का सेल करेंगे तो हम लोग को 25 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा, यानी हम लोग का कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 75। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इट शोज दैट, इसमें लिखो, इट शोज दैट out of every rupees 100 of sales, the company incurred 75 rupees 75 as cost for rupees 25 प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अगर 25 रुपीज का प्रॉफिट करना है तो 75 का कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा और उसको 100 रुपीज में सेल करवाना पड़ेगा, तभी कंपनी को 25 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब जो है मैंने जो डेटा दिया था उससे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम एक मतलब छोटा एग्जांपल से ये बता रहे हैं कि एनालिसिस क्यों करना चाहिए, इससे हम लोग को क्या क्या पता चलता है। ठीक है, इसके बाद इसी का और एक एनालिसिस करेंगे। इसमें लिखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखेंगे, इसमें लिखो, कुड a combination of these two ratios result in something logical। अभी जो दो रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्या वो दो रेशियो से हम लोग को कुछ लॉजिकल मिल सकता है? हम लोगों ने फाइंड आउट किया है प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 से, तो हम लोग परसेंटेज के लिए करते हैं, लेकिन इसे अगर रेशियो फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे तो इंटू 100 नहीं करके इस तरह से लिखते हैं। और एकदम स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने किया था वो था सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इन दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। तो प्रॉफिट बाय सेल्स इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 का ही मतलब होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट का मतलब होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। अभी मैंने बताया था एकदम स्टार्टिंग में ही एसेट टर्नओवर रेशियो। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया 25% इनटू एसेट टर्नओवर रेशियो था 1.33। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 33.33%। अब ये क्या निकल के आ गया, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो सेल और सेल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सेल और सेल कैंसिल हो गया और इसमें बचा क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यानी टोटल एसेट के रेस्पेक्ट में हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो प्रॉफिट सेल के रेस्पेक्ट में कितना है 25%, लेकिन अगर बोले कि एसेट के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट कितना हुआ है तो ये हम लोग बताएंगे 33.33%। तो ये दोनों रेशियो को कंबाइन करने पे हम लोगों को ये मिल जाएगा कि टोटल एसेट के ऊपर हम लोगों का कितना प्रॉफिट है। अब हम लोग को जो भी डेटा था उससे हम लोगों ने जो भी एनालिसिस कर सकते थे वो कर लिया। अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है,
तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है, what else needs to be carried out for a conclusive evidence of the firm's performance. तो फर्म का क्या परफॉर्मेंस है, उसे हम लोग किस तरह से कंक्लूजन इसके ऊपर ला सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, देखो फर्म अपना पास्ट रिकॉर्ड के साथ वो अपना कंपेयर कर सकता है और देख सकता है कि उसका कंडीशन बेटर हुआ है या फिर खराब हुआ है, और एक कर सकता है कि सिमिलर फर्म, जैसा फर्म ये है उसी तरह से मार्केट में बाकी फर्म जो है उसके साथ अपना कंपेरिजन कर सकता है। तो एक इंट्रा फर्म और एक इंटर फर्म, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म, इससे बोलते हैं सीरीज एनालिसिस, दैट इज सीरीज एनालिसिस। इट रेफर्स टू comparing these figures with the figure of the past year of the same firm, of the same firm। मतलब इसमें हो गया खुद के साथ खुद का कंपैरिजन, इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज एनालिसिस। इंट्रा फर्म मतलब ये क्या है, ये अपना जो पास्ट रिकॉर्ड है इस फर्म का वो अपने साथ, मतलब एक्स लिमिटेड खुद ही अपना जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके साथ जब प्रेजेंट रिकॉर्ड का कंपेयर करेगा तब हम लोग इसे बोलेंगे इंट्रा फर्म, दैट इज सीरीज एनालिसिस। और एक होता है इंटर फर्म जिसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, तो ये भी लिखेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। Also interform, that is cross section analysis. This involves comparing the firm's figure with that of similar firms similar firms। फिर लास्ट में एक लाइन तुम लोग लिख सकते हो, दिस shows the importance of ratio analysis। This shows the importance
of ratio analysis। तो इससे हम लोग रेशियो एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा एक छोटा सा स्टोरी के साथ हम लोग समझे कि एक्स लिमिटेड का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उससे हम लोग जो भी एनालिसिस कर पाए वो एनालिसिस कर लिया। और नॉर्मली हर फर्म दो तरह का एनालिसिस कर सकता है, एक क्रॉस सेक्शन मतलब सिमिलर फर्म के साथ अपना चेक करना कि उन लोगों का क्या कंडीशन है और हम लोगों का क्या है, और एक होता है जो सीरीज एनालिसिस यानी खुद के पास्ट रिकॉर्ड के साथ खुद का जो कंडीशन है वो चेक करना। इससे ये पता चल जाएगा कि कंपनी हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है। तो अभी तक जो बताया मैंने तुम लोग लिख पाए हो और समझ में आया? यस मैम। ओके। ये लिख लियो तो क्या हम नेक्स्ट पेज में जाए या फिर लिख रहे हो तुम लोग? लिख लिया मैम। लिख लियो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब तुम लोग कॉपी के मिडिल में लिखो रेशियो, उसका दो पार्ट करो। एक तरफ लिखो प्योर और एक तरफ लिखो मिक्स्ड। तो हम लोग जो फाइनेंशियल एनालिसिस जो करेंगे उसमें रेशियो दो तरह का हम लोग मानेंगे, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स्ड। प्योर रेशियो मतलब जब हम लोग, जैसे रेशियो का फॉर्मेट क्या होता है, रेशियो का फॉर्मेट एक्स बाई वाई होता है। अगर एक्स और वाई दोनों सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्योर रेशियो। जैसे मान लो जो प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट का अगर रेशियो पता करना है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यही होता है। अब प्रॉफिट कहाँ से लिए हैं, ट्रेडिंग पीएल से या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, और सेल्स कहाँ से लिए, वो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लिए। यानी इसका एक्स डेटा और वाई डेटा दोनों ही सिमिलर जो स्टेटमेंट है उससे आया है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्योर रेशियो। लेकिन मिक्स रेशियो कब बोलेंगे, जैसे एसेट टर्नओवर रेशियो जो था उसमें हम लोग का था सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो एसेट का डेटा कहाँ से मिलता है, बैलेंस शीट से मिलता है, जबकि सेल्स का डेटा कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग पीएल या फिर जिसे अभी मैंने समझा है जिसका नाम चेंज हो चुका है स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिलता है। तो देखो एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिला एक्स, ठीक है, जहां मैंने एक्स ऊपर रखा है, एक्स से डिनोट किया है, तो एक्स का वैल्यू जहां जो मिला है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मिला है, और जो बैलेंस शीट से मिला है वो है टोटल एसेट। अब इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज किया। जैसे हम लोग दो अलग अलग स्टेटमेंट से हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो। तो प्योर रेशियो मतलब जब हम लोग सिमिलर मतलब स्टेटमेंट से लेंगे दोनों डेटा, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, और जब हम लोग अलग अलग दोनों स्टेटमेंट से लेंगे तब हम लोग इसे बोलेंगे मिक्स्ड रेशियो। तो इसमें लिख लो, जो अभी बताया वही लिख पाएंगे। बोथ एक्स एंड वाई कम फ्रॉम the same statement like net प्रॉफिट मार्जिन, जिसका एग्जांपल अभी मैंने लिया और यहाँ पर समझाया भी, और एक्स लिमिटेड में हम लोगों ने ये नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला था। इसके अलावा लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उसमें भी वैसे ही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेशियो तुम लोग कैलकुलेट करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या होता है, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। तो ये दो एग्जांपल हो गया। और मिक्स्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेटमेंट्स। अलग अलग स्टेटमेंट से अगर आता है, जैसे एसेट, यही वाला लिख देते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिलहाल ये दो लिखा है मैंने।
अब एक नोट लिखो, नीचे लिखो फॉर मिक्स्ड रेशियो बैलेंस शीट फिगर is generally taken as average. That is, यहाँ लिख देते हैं, that is opening plus closing divided by 2. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया, हम बोल देते हैं. नोट जो लिखा है मैंने लिखा है फॉर मिक्स्ड रेशियो बैलेंस शीट फिगर इज जनरली टेकन एज एवरेज. फॉर मिक्स्ड रेशियो balance sheet figure is generally taken as average, that is opening plus closing divided by 2. इसका यूज कहाँ पर होगा? इसका यूज जब हम लोग सम्स करेंगे तो हम समझाएंगे ये क्यों बोला है. ठीक है, जब ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसे एवरेज करना पड़ेगा. अब इसके बाद हेडिंग करना है तुम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. इसको हटाएं. यस मैम. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. फर्स्ट लिखो लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. नेक्स्ट लिखो एक्टिविटी और एफिशिएंसी. एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो. फिर लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. फिर लिखो लिवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. फिफ्थ में लिखो वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड. और इसके बाद तुम लोग को हेडिंग करना है .1, दैट इज लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. ये क्या है? लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लीवरेज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, वैल्यूएशन और मार्केट बेस्ड. और इसके बाद तुम लोग को हेडिंग करना है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो. तो हेडिंग जो है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हम इसी में लिख देते हैं. तुम लोग हेडिंग कर लो.
इसमें लिखो दिस कैटेगरी ऑफ रेशियोज measure the firm's ability to pay off current liability। तो ये लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो है, इस रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? इस रेशियो के हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि फर्म का जो है करंट लाइबिलिटी जो है फिलहाल उसको पे करने का एबिलिटी कितना है। ये चेक करने के लिए हमें लिक्विडिटी रेशियो का हेल्प चाहिए। और लिक्विडिटी रेशियो मेनली दो होता है, एक होता है करंट रेशियो, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और स्टैंडर्ड नॉर्म जो है, स्टैंडर्ड नॉर्म 2:1 है। करंट रेशियो जो होता है उसका जो फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो लाइबिलिटी हम लोगों को 12 मंथ्स या फिर विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जो भी ऑब्लिगेशंस है उसे 1 ईयर के अंदर पे ऑफ करना है। और करंट एसेट का मतलब ये होता है कि करंट एसेट मतलब ये हो गया कि हम लोग का विद इन मतलब जो 12 मंथ्स के अंदर जो लिक्विड मतलब जो कैश है उसे हम लोग बोलेंगे करंट एसेट। जो हम लोग को मतलब या तो वो कैश में है या फिर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, जो विद इन 12 मंथ्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्म है 2:1, इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को हम लोग तभी हेल्दी मानेंगे अगर उसका एसेट जो है वो 2 और लाइबिलिटी जो है 1 है। यानी अगर 2 गुना एसेट है, 2 टाइम्स एसेट है तो लाइबिलिटी 1 टाइम्स होना चाहिए, तभी इसे हम लोग हेल्दी मानेंगे। इससे अगर अगर एसेट ज्यादा हो जा रहा है और लाइबिलिटी ज्यादा हो जा रहा है, एसेट कम हो जा रहा है, तो वो फिर अच्छा कंडीशन में नहीं है। और एसेट बहुत ज्यादा है ये भी कुछ अच्छा बात नहीं है, क्योंकि एसेट अगर बहुत जाता है, जैसे करंट एसेट में कैश तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हमेशा वो अच्छा नहीं होता है। ये भी होता है कि तुम अपना कैश यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर कैश को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उससे तुम इनकम भी नहीं कर सकते हो। तो कोई भी चीज ज्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है और कम होना भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म लगाया गया है 2:1। तो ये जो है, ये स्टैंडर्ड जो है, ये अगर मेंटेन कर पाता है कंपनी तो बोलेंगे कि कंपनी एक हेल्दी कंडीशन में है। इससे और कौन सा हेल्दी कंडीशन पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि करंट मतलब 12 मंथ्स के अंदर ये अपना कितना लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकता है। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं। और एक रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोला गया है। सॉल्वेंसी मतलब कितना वो सॉल्वेंट है, कितना पे कर सकता है लाइबिलिटी जो है। और शॉर्ट टर्म इसीलिए क्योंकि ये करंट, दोनों ही करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पे बेस्ड है, इसीलिए इसे हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोलेंगे। और नेक्स्ट होता है क्विक रेशियो। जैसे करंट रेशियो है वैसे ही होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, अब क्विक रेशियो जो है इसका और भी 2-3 नाम है, इसके साथ तुम लोग लिख लो। क्विक रेशियो को हम लोग बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखो। क्विक रेशियो इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री यानी स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट
लाइबिलिटी, कभी कभी ये भी फॉर्मूला यूज होता है माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर सिर्फ करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब रेशियो एनालिसिस का जो भी फॉर्मूला है वो बहुत जगह पे अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग एनालिसिस निकल के जो आया उस बेसिस पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो सकता है, इसीलिए रेशियो एनालिसिस का आंसर सभी का एक जैसा है ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं है एग्जाम में, या फिर ऐसे भी तुम लोग का अलग आ सकता है। जैसे अभी मैंने बताया इसका दो फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लायबिलिटी, या फिर करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर कोई माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करेगा तो उसका आंसर अलग आएगा, अगर नहीं करेगा तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। अब इसका लॉजिक देखो, क्विक रेशियो मतलब क्या होता है, करंट रेशियो का ही जो सेकंड है पार्ट वही होता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग करेंटली कितना एबल है अपना जो 12 मंथ्स का ऑब्लिगेशन है वो पे करने के लिए। अब मैंने जैसे बताया था करंट एसेट मतलब जो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश है, तो करंट एसेट, नॉर्मली करंट एसेट में क्या क्या आ सकता है, करंट एसेट के अंडर में क्या आता है, जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो तो स्टॉक आ जाता है, डेटर आ जाता है, मेन जो होता है कैश आ जाता है। तो देखो जो डेटर है, डेटर मतलब वो है जिसे हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है, तो उससे हम लोग को पैसा मिल जाएगा, तो डेटर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। लेकिन जो स्टॉक है, वो जो स्टॉक है उस पे हम लोगों को थोड़ा मतलब डाउट है कि वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है कि नहीं है, क्योंकि देखो डेटर को तो सेल कर चुके हैं तो वो तो ऑलरेडी सेल में कन्वर्ट हो चुका है, तो उससे पैसा निकालना इजी है, जबकि स्टॉक मतलब नेक्स्ट डेटर बना पाना वो उतना इजी नहीं है। तो इसीलिए जब क्विक रेशियो मतलब और भी कितना कैश को हम लोग मतलब ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं कि कैश कितना इजीली हम लोग के हाथ में आ सकता है, तो इसीलिए जब क्विक रेशियो का फॉर्मूला बनाया गया तो करंट एसेट में इन्वेंट्री यानी स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, स्टॉक को हटा दिया गया क्योंकि स्टॉक के ऊपर डाउट है कि स्टॉक इजीली हम लोग को पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि हम लोग को कौन सा रेशियो चाहिए, क्विक, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब स्टॉक हम लोग का कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है लेकिन इजीली नहीं है, तो क्विक रेशियो में हम लोग उसको हटा देंगे ये सोच के कि ये हम लोग को इतना जल्दी कैश नहीं दे सकता है, बाकी जो भी करंट एसेट होगा वो हम लोग ले सकते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है इसे हम लोग क्यों हटाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस इसलिए हटा देंगे क्योंकि जो हम लोगों के पास, अच्छा एक मिनट, प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर माइनस होगा, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर माइनस होगा, मैंने नीचे लिख दिया है, इसे सही कर लो, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो ऊपर माइनस होगा, नीचे कुछ नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंस इसीलिए माइनस होगा क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि जो सर्विस हम लोगों ने लिया नहीं है उसके पहले ही हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो पैसा चला गया हम लोग के पास से वो पैसा तो हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, इसीलिए कोई कोई मानता है कि प्रीपेड एक्सपेंस को भी हटा दो अगर क्विक रेशियो तुम्हें फाइंड आउट करना है, और कोई बोलता है कि सिर्फ स्टॉक को हटाओ। तो अब हम लोग जैसा फॉर्मूला यूज करेंगे उसी तरह से हम लोग का आंसर आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है तो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे, और अगर आंसर गिवन नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन्वेंट्री तो होगा ही होगा क्वेश्चन में, क्योंकि कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टॉक तो होगा ही। प्रीपेड एक्सपेंस ऑप्शनल हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक तो मैंडेटरी है, स्टॉक तो होगा ही। और इसका स्टैंडर्ड नॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड नॉर्म जो है 1:1, इसका स्टैंडर्ड नॉर्म है 1:1। इसमें लिख लो, it is much more stringent measure of liquidity। ये हम लोग का लिक्विडिटी कंडीशन यानी हम लोग के हाथ पे कितना कैश है वो फाइंड आउट करने के लिए और भी ज्यादा हेल्प करता है। और ये जो है इन्वेंट्री क्यों हम लोगों ने माइनस किया उसका तो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है, क्योंकि ये लिस्ट लिक्विड करंट एसेट है, इसके लिए तुम लोग एक नोट बना के लिख सकते हो कि इन्वेंट्री
इन्वेंट्री इज लीस्ट मतलब इसका चांसेस कम है, लीस्ट लिक्विड करंट एसेट। hence not reliable। hence not reliable। হ্যালো দিদি, হুম বলছি একটু ইনভেন্টরি ইজ লিস্টটা ওটা একটু বলো, আমার নেটটা চলে গেছিল, ও লিখতে আচ্ছা, পারিনি। ইনভেন্টরি ইজ লিস্ট লিকুইড, ইনভেন্টরি ইজ লিস্ট লিকুইড current asset, hence not reliable। লিখেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी रेशियो में यानी लिक्विडिटी रेशियो में और दो रेशियो लिखो। एक लिखो एब्सोल्यूट कैश रेशियो, एब्सोल्यूट कैश रेशियो, कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये एब्सोल्यूट कैश है क्योंकि कैश मतलब तो सिर्फ कैश ही होता है और कुछ नहीं होगा। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब Shares, हाँ शेयर होता है, हाँ bond, debentures। हाँ हाँ ये सब होता है जो मार्केटेबल है। ऐसा सिक्योरिटीज जो मार्केटेबल है मतलब जो सेलेबल है, तो कैश आ जाएगा, इसीलिए इस रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट कैश रेशियो। उसके बाद लिखो डिफेंसिव इंटरवल मेजर, और एक रेशियो है डिफेंसिव इंटरवल मेजर। इसमें भी लिखो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज cash operating expense per day divided by cash operating expense per day। cash operating expense per day। अब ये जो रेशियो मैंने लिखा है ये क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। ये जो डिफेंसिव इंटरवल मेजर है इसे, तो इसके लिए तुम लोग लिखो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन उसमें लिखो imagine a situation
where the firm's sales comes to stand still। मतलब सेल अगर फिक्स्ड हो गया है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो हाउ विल द फर्म मीट इट्स डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर सेल जो है वो स्टील हो चुका है, मतलब वो फिक्स्ड हो चुका है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फर्म जो है अपना डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब डेली का जो डे टू डे एक्सपेंस है, उसे किस तरह से वो मेंटेन कर सकता है। तो इसका आंसर होगा द फर्म विल यूज द अवेलेबल कैश बैलेंस, hence this ratio measure the number of days that the firm will be able to survive। तो फर्म क्या करेगा, अपने पास जो अवेलेबल कैश है उसे यूज करता रहेगा, और इस ये जो डिफेंसिव जो रेशियो है, इससे हम लोग ये मेजर कर पाएंगे कि इस तरह से जो फर्म है वो कितना नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन इस तरह से वो जो मतलब सेविंग्स है उससे वो, मतलब जो उसके पास अवेलेबल कैश है उससे वो सरवाइव कर पाता है। ये लिख लियो तुम लोग। Yes, ma'am. ओके, तो अब हम दो छोटा क्वेश्चन देंगे, वो तुम लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो ये पेज हम हटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, करेंट रेशियो, क्वेश्चन 1 लिखो, करेंट रेशियो इक्वल टू 1.8, क्विक रेशियो 1.1, करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 40 लाख। कैलकुलेट इन्वेंट्री, कैलकुलेट इन्वेंट्री। तो तुम लोग इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताओ, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो मैथमेटिकल जैसे सॉल्व होता है उस तरह से ट्राई करो, इन्वेंट्री का वैल्यू कितना होगा।
मैम 28 लाख। हाँ 28 लाख होगा। और एक क्वेश्चन तब तक देते हैं। सेल्स 500 lakh, total asset turnover ratio 2 times, total asset turnover ratio 2 times, fixed asset is to current asset, 4:1, current liability 35 lakh, inventory 10 lakh, compute current ratio and quick ratio, कैलकुलेट करना है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ये सेकंड क्वेश्चन दिया है मैंने। अच्छा मुझे सिर्फ डिंकी ने बताया 28 लाख, बाकी लोगों से नहीं हुआ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। हो गया हो गया। 28 लाख। ज्योति का हो गया, बाकी हाँ। लोगों का হয়ে গেছে ম্যাম। হয়েছে मुझसे। मेरा नहीं हुआ। शिवम का नहीं हुआ, और किसका नहीं हुआ? मोहितोष, रोशनी, আমিও পারিনি দিদি। তুমিও পারো? হয়ে গেছে দিদি। হয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে হয়ে গেলে নিচেরটা করো, তারপরে আরেকটা क्वेश्चन दिएছি। ঠিক ठीक है, আছে। जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोग को हम बता देते हैं। तो हम ऊपर का जो क्वेश्चन है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो तुम लोग के पास है, हम समझाते हैं किस तरह से करना है तुम लोगों को। ये चैप्टर में थोड़ा मैथमेटिक्स को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट रेशियो मतलब होता है करेंट एसेट, हम सी ए लिख रहे हैं, और करेंट लाइबिलिटी, ये मैंने पहले बताया फॉर्मूला में, ठीक है। और करेंट रेशियो हम लोग का दिया हुआ था क्वेश्चन में 1.8, तो 1.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ए बाई सी एल। और क्विक रेशियो क्विक रेशियो जो है वो अभी मैंने बताया करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, जो फॉर्मूला में है, डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। और क्विक रेशियो दिया हुआ है कितना? 1.1। দিদি হ্যাঁ বলো। বলছি ইনভেন্টরি 10 লাখের নিচে এটা কি লিখেছে? ও ইনভেন্টরি 10 লাখের নিচে লিখেছে, ওই যে কারেন্ট রেশিও এন্ড কুইক রেশিও ক্যালকুলেট করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। কারেন্ট রেশিও एंड क्विक रेशियो। अच्छा 1.1 था क्विक रेशियो। करंट एसेट हम लोगों को नहीं पता कितना है, ठीक है। इन्वेंट्री हम लोग को फाइंड आउट करना है, लेकिन हम लोग को ये पता है करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 लाख, तो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी तो हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 1.8 इक्वल टू करंट एसेट, करंट लायबिलिटी यहाँ भी पुट करेंगे 40 लाख, तो ये हम एल लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 इंटू
करेंट एसेट मतलब हो गया करेंट एसेट, तो करेंट एसेट इक्वल टू हो जाएगा 40 लाख इंटू 1.8। तो इससे तुम लोग को करेंट एसेट का वैल्यू मिल जाएगा, तो इंटू करके देखो कितना होता है। 72 lakh. 72 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 लाख। ठीक है, अब जैसे हम लोग को करेंट एसेट मिल गया, तुम लोग यहाँ पर लिखोगे 72 लाख। बस अब तो कुछ नहीं है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से करोगे तो इन्वेंट्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 72 लाख माइनस इन्वेंट्री को आई से डिनोट कर दिया मैंने, और 40 लाख इंटू 1.1 वो कितना होता है चेक करो। 40 लाख इंटू 1.1 44 lakh. 44 लाख। तो फॉर 72 लाख माइनस 44 लाख इक्वल टू, ये माइनस आई है तो इधर आ जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा इन्वेंट्री। ये मैंने शॉर्ट में लिखा था, माइनस कर दो तो इन्वेंट्री मिल जाएगा 28 लाख ही आएगा। ये दोनों को माइनस करो, 72 लाख माइनस 44 लाख। आ गया. बस ऐसे ही करना है। रोशनी বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ দিদি হয়ে গেছে, বুঝতে आज পেরেছি। शिवम को समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो इस तरह से करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे लिख लो। सेल्स 500 लाख है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स है, फिक्स्ड एसेट इज टू करेंट एसेट 4:1, करेंट लायबिलिटी 35 लाख, इन्वेंट्री 10 लाख। करेंट रेशियो ये मैंने लिखा है, करेंट रेशियो आर थोड़ा, करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है तुम लोगों को। मैम करंट रेशियो 10:7 करेंट रेशियो है 10:7। और क्विक रेशियो 8:7। हाँ, क्विक रेशियो 8:7। मैम करंट रेशियो 1.43। अच्छा, 10/7 करके देखो तो 1.43 होता है कि नहीं। मैंने 10:7 लिखा है। हाँ वही होता है। अच्छा, और क्विक लाइबिलिटी आई मीन क्विक रेशियो होगा 1.14। मतलब 8/7 करके देखो, शायद 1.14 ही आएगा। अच्छा, हाँ 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 सेम है। ठीक है, 8:7 और 10:7। Ma'am, current ratio 10:7. हाँ, करेंट रेशियो 10:7।
मैम क्विक रेशियो कितना है? 18/7। 18 नहीं, 8:7, 8 होगा। 8, एक मिनट। आ गया मैम 8:7। 8:7। तो देखो ये इस तरह से होगा, पहले दिया हुआ है सेल्स 500 लाख, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो देखो मैंने सॉल्व किया है, टोटल एसेट टर्नओवर मतलब क्या होगा, थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने एक्स लिमिटेड का एक्सप्लेनेशन किया था उसमें सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट होता है टर्नओवर रेशियो मतलब, तो वो है 2। तो सेल्स दिया हुआ है 500 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, तो टोटल एसेट हो जाएगा 500 लाख इंटू 2, दैट इज 250 लाख। अब फिक्स्ड एसेट बाय करंट एसेट दिया हुआ है, देखो फिक्स्ड एसेट इज टू मतलब डिवाइडेड बाय करंट एसेट जो रेशियो में यूज होता है, तो 4/1, इससे एक रिलेशन बन जाएगा, फिक्स्ड एसेट इक्वल टू हो जाएगा 4 करंट एसेट। अब टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट का मतलब ही होता है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। तो टोटल एसेट कितना है 250 लाख, जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, और फिक्स्ड एसेट को हम लोगों ने यहाँ पर एक कन्वर्जन कर लिया है, ये देखो यहाँ पर हम लोग का बन गया 4 करंट एसेट, तो फिक्स्ड एसेट की जगह हम लोगों ने लिखा 4 करंट एसेट प्लस करंट एसेट, तो 250 लाख इक्वल टू हो गया 5 करंट एसेट, तो करंट एसेट इक्वल टू हो गया 50 लाख। ठीक है, तो करंट एसेट हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग को करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो इससे हम लोग करंट रेशियो निकाल लेंगे, तो करंट रेशियो हो जाएगा, करंट एसेट आ गया हम लोग का 50 लाख और करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 35 लाख, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख, तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10:7 अगर फ्रैक्शन में रखोगे, और डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। और क्विक रेशियो में हो जाएगा करंट एसेट जो हम लोग को पता है 50 लाख, माइनस करना है हम लोग को इन्वेंट्री जो है 10 लाख, यहाँ हम दिखा देते हैं क्विक रेशियो, इसमें करंट एसेट है 50 लाख माइनस इन्वेंट्री हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय जो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी हम लोग का करंट लाइबिलिटी है 35 लाख, 35 लाख, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 35, मतलब लाख मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 8 सा 40, 5 7 सा 35, तो 8:7 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, क्विक रेशियो का आंसर होगा 8:7, और जो करेंट रेशियो उसका आंसर होगा 10:7। मैम आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है अब? हेलो? हाँ मैम अब आवाज आ रहा है। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट ये हो गया है ना सबका, सेकंड वाला भी? यस मैम। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हेडिंग करो एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, जस्ट इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे बस, एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी
और एफिशिएंसी रेशियो। इसमें लिखो दिस कैटेगरी ऑफ रेशियो measures the management's efficiency of asset utilization. It can be classified in two part. Part 1 इसमें लिखो not related to working capital. Not related to working capital. कंप्यूट हाइफन देके उसमें लिखना है कंप्यूट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स. एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो. दिस कैटेगरी ऑफ रेशियो मेजर्स द मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन. मतलब इस रेशियो से हम लोग ये मेजर करेंगे कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो किस तरह से एसेट को यूटिलाइज कर पा रहा है. ठीक है, इसका दो पार्ट होगा. पार्ट 1 जो है वो रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल नहीं है और इसे हम लोग हमेशा नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे. जैसे एक्स लिमिटेड को हम लोगों ने जब एक्सप्लेन किया था तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि इसका 1.33 आया था नंबर ऑफ टाइम्स. ये 1.33 किस चीज का आया था? 1.33 आया था कि इसका एसेट यूज करके सेल्स कितना टाइम्स हो रहा है. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर एक्टिविटी रेशियो में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो जो हम लोगों ने लास्ट भी किया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे एक्स लिमिटेड में. तो ये लिख ली होगे, इसे हटा के हम नेक्स्ट लिखे इसमें. यस मैम. ओके, तो फर्स्ट लिखो एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो. तो इसका फॉर्मूला बता रहे हैं. ठीक है, इसके नीचे लिखते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर रेशियो. फिर उसके नीचे लिखते हैं फिक्स्ड एसेट टर्न ओवर रेशियो. अब फॉर्मूला के पहले मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो इस सब में कॉमन क्या है? टर्नओवर है. टर्नओवर मतलब सेल. ठीक है, इसका ये तीनों रेशियो जो है इसका मतलब ये है कि एसेट का यूटिलाइजेशन क्या है जब हम लोग सेल कर रहे हैं, कैपिटल का यूटिलाइजेशन क्या है जब हम लोग सेल कर रहे हैं, और फिक्स्ड एसेट का यूटिलाइजेशन कितना है जब हम लोग सेल कर रहे हैं. तो ये कॉमन चीज है. जब भी हम लोग कोई भी टर्नओवर रेशियो करेंगे तो हमेशा टर्नओवर हम लोगों को ऊपर लिखना है. तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो ऊपर हम लोग तीनों रेशियो में लिखेंगे सेल्स. अब इस तरह से इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम लोग को फॉर्मूला इजीली याद रहे. ठीक है, और देखो मैंने कहा था कि जब भी हम लोग बैलेंस शीट से कोई भी डेटा लेंगे तो उसे एवरेज करना पड़ेगा. मैंने नोट में बताया था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज करना पड़ेगा. और उस नोट में मैंने ये भी लिखवाया था एवरेज कब करना पड़ेगा? जब हम लोग मिक्स्ड रेशियो बनाएंगे तो बैलेंस शीट फिगर जो होगा उसका एवरेज करना पड़ेगा. ये सारा ही मिक्स्ड रेशियो है बिकॉज टर्नओवर सेल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से आ रहा है, और जो एसेट है वो बैलेंस शीट से आ रहा है, कैपिटल बैलेंस शीट से आ रहा है, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट से आ रहा है. तो बैलेंस शीट से जो डेटा आएगा उसका एवरेज करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेल्स. अब ये पहला वाला जो है वो एसेट यूटिलाइजेशन पे है, तो हम लोग लिखेंगे पहला बात है सब में नीचे एवरेज लिख देते हैं. एवरेज इस तरह से याद रखोगे एवरेज. अब हो गया यहाँ पर भी एवरेज. अब यहाँ लिखेंगे एवरेज किस चीज का करना है? एवरेज एसेट. यहाँ पर एवरेज किस चीज का करना है? कैपिटल.
तुम लोग चाहो तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, और इसका क्या लिखे, फिक्स्ड एसेट। तो ये इजीली याद इस तरह से रखेंगे, जितना भी टर्नओवर रेशियो होगा टर्नओवर ऊपर चला जाएगा, नीचे उस टर्नओवर का जो यूटिलाइजेशन जिस थ्रू से हो रहा है उसका एवरेज। तो इसलिए इसी तरह से लिख के तुम लोग को याद रखना है। और ये हमेशा होगा हायर द बेटर। ये तीनों जो है उसमें तुम लोग लिखोगे कि हायर द बेटर, जितना ये ज्यादा होगा रेशियो उतना अच्छा है, इसका मतलब सेल उतना ज्यादा हुआ है। तो इसमें लिख दो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं हायर द बेटर, हायर द बेटर, ठीक है, हायर द बेटर। इसमें तुम लोग लिख दो हायर द बेटर, जितना ज्यादा होगा, जितना टाइम्स होगा सेल, जितना टाइम्स ज्यादा होगा उतना अच्छा, उतना मैनेजमेंट ने अच्छे तरह से एसेट को या फिर कैपिटल को या फिर फिक्स्ड एसेट को यूटिलाइज किया है सेल्स करवाने के लिए, इसीलिए हमेशा लिखेंगे हायर द बेटर। उसके बाद पार्ट 2 लिखोगे तुम लोग वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी रेशियो। पार्ट 2 जो होगा उसमें लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी। ये वर्किंग कैपिटल रिलेटेड इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर करंट कोई भी चीज नहीं था, ना तो करंट एसेट ना तो करंट लाइबिलिटी, सारा ही लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का बात था, इसीलिए ये वर्किंग कैपिटल नहीं था। और ये वर्किंग कैपिटल वाला लिखेंगे वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी रेशियो। इसका जो कैलकुलेशन है ये दो तरह से होगा, ठीक है, एक लिख दो नंबर ऑफ टाइम्स और एक लिख दो पीरियड दैट इज डेज। एक हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स और एक लिख दो पीरियड दैट इज डेज। जैसे वो ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है जो नॉट रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ टाइम से होगा और ये हो जाएगा पीरियड दैट इज डेज, दोनों में होगा। और नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसमें लिख दो ब्रैकेट देके, नंबर ऑफ टाइम्स के बगल में ब्रैकेट देके लिखो हायर द बेटर। उधर जगह नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं हायर द बेटर, मैंने इधर लिख दिया हायर द बेटर। और जो नंबर ऑफ डेज है उसमें लिखना है लोअर द बेटर, लोअर द बेटर एक्सेप्ट क्रेडिटर, एक्सेप्ट क्रेडिटर, लोअर द बेटर एक्सेप्ट क्रेडिटर। हम बता देते हैं, थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है जो लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टाइम्स और पीरियड, नंबर ऑफ टाइम्स में ब्रैकेट देके लिखो हायर द बेटर और पीरियड्स में ब्रैकेट में लिखना है लोअर द बेटर एक्सेप्ट क्रेडिटर। उसमें लिखना है लोअर द बेटर, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं लोअर द बेटर एक्सेप्ट क्रेडिटर। ये लिखना है पीरियड दैट इज डेज के बगल में। लिख लियो तुम लोग? यस मैम। ओके, अब मिडिल में, कॉपी के मिडिल में लिखो डेटर और डेटर का दो पार्ट करो। कॉपी के मिडिल में लिखो डेटर और डेटर का दो पार्ट करो। डेटर उसका दो पार्ट, एक लिखो डेटर टर्नओवर रेशियो, दूसरा लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी मैंने बताया कि टर्नओवर रेशियो को तुम लोग को कैसे लिखना है। टर्नओवर मतलब ऊपर तुम लोग को लिखना है सेल्स और नीचे लिखना है जिससे टर्नओवर हम लोग मेजर करें, यानी एवरेज डेटर। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। लेकिन डेटर कौन से सेल से क्रिएट होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर मेन चीज जो है तुम लोग को याद रखना है, यहाँ पर क्रेडिट लिखना है। ये मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स लिखना जरूरी है। हम लोग कैश सेल नहीं ले सकते। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, ठीक है। और
यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ये होता है कितने दिन बाद हम लोगों को डेटर से पैसा मिल रहा है। डेटर तो वही होता है ना जो पैसा बाद में देता है, तो कितने दिन बाद मिल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर डेज में हम लोग को करना है तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, हम शॉर्ट में लिख दिए DTR, दैट इज डेटर टर्नओवर रेशियो। जैसे अगर डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स है, ठीक है, तो 365 डिवाइडेड बाय 5 करने पे हम लोग का आंसर आएगा 73 डेज। अब डेज 73 क्योंकि 365 लिखा है तो 73 डेज हो गया। इसका मतलब है हम लोग को 73 डेज छोड़ छोड़ के पेमेंट मिलता है डेटर से। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब यही हो गया। तो डेटा टर्नओवर रेशियो को कैसे याद रखेंगे? टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स और डिवाइडेड बाय जिससे सेल्स यूटिलाइज हो रहा है उसका एवरेज होता है, तो एवरेज डेटर होगा। क्योंकि सेल्स सिर्फ क्रेडिट पर सेल पे ही होता है, डेटर क्योंकि क्रेडिट सेल पे ही होता है, तो हम लोग सेल नहीं लिख के उसे क्रेडिट सेल लिखेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, और एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। और अगर हम लोग 365 की जगह 12 मंथ्स यूज करते हैं तो आंसर मंथ्स में आएगा, और अगर हम लोग वीक 72 वीक यूज करते हैं तो आंसर वीक में आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके ऊपर तुम लोग को यूज करना है। नेक्स्ट तुम लोग मिडिल में ऐसे ही लिखो जैसे डेटर लिखा है मैंने, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लिखो इसके बाद। ये हटा दें हम, यस मैम। ओके। अब लिखो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का भी दो पार्ट करो। एक लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्न ओवर रेशियो TO लिखा है मैंने, और एक हो जाएगा इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने बताया, टर्नओवर मतलब हमेशा होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है और सेल्स मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो स्टॉक कभी भी प्रॉफिट को डिनोट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सेल्स के जगह लिखेंगे COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हम लोग को सेल्स नहीं चाहिए, प्रॉफिट छोड़ के बाकी डेटा चाहिए। तो सेल्स से प्रॉफिट हटा देते हैं तो क्या मिल जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इन्वेंट्री कभी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करता। इन्वेंट्री मतलब कॉस्ट होता है, स्टॉक का कॉस्ट को ही हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। तो सेल्स कभी भी नहीं लिखना है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है हम लोग, इसलिए मैंने लिख के काट दिया है, COGS लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इन्वेंट्री पीरियड जो सिमिलरली वैसे ही होगा, अगर 365 लेंगे डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और नेक्स्ट तुम लोग लिखो लास्ट जो है वो क्रेडिटर। क्रेडिटर उसका दो पार्ट करो, क्रेडिटर लिख के उसका दो पार्ट करो। क्रेडिटर उसका दो पार्ट, एक हो जाएगा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और दूसरा है पेमेंट पीरियड। डेटर का कलेक्शन होता है लेकिन क्रेडिटर को तो पेमेंट करना पड़ता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे। टर्नओवर मतलब क्या हो जाएगा? सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज, तो एवरेज हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर। लेकिन एक चीज याद रखो कि सेल क्रेडिटर के साथ सेल्स डिनोट मतलब रिलेट नहीं होता है, क्रेडिटर के साथ रिलेट होता है परचेज। तो सेल्स नहीं लिखना है, परचेज। लेकिन कौन सा परचेज? क्रेडिट परचेज, सेल मतलब कैश परचेज नहीं। और पेमेंट पीरियड वही हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और इसमें भी तुम लोग ऑब्लिक देख के चाहो तो 12 मंथ 72 वीक जैसा यूज करोगे उस तरह से लिख सकते हो। तो आज इतना ही करना है हम लोग को, तुम लोग को फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ के याद करना है। हम लोग नेक्स्ट दिन बाकी और फॉर्मूला और नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अच्छा ये हटा दे। हाँ दीदी। अच्छा यस मैम। अच्छा क्लास हो गया है। तुम लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। क्लास तो कंप्लीट है फिलहाल।